हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 ए बी। तो इसमें आपकी 4 यूनिट लगभग समाप्ति पर है। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अभी मैंने आपको अंक भेजे हैं, तो उसमें कुछ उदाहरण भी आप करिएगा। अच्छे उदाहरण हैं, किताब में जब आप देखेंगे तो उसमें बोर्ड में आए हुए हैं कई बार, और इस प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से काफ़ी आता है जो इससे पहले हुआ है। अब उसके बाद एक यूनिट आती है, यूनिट 5, और एक ही चैप्टर है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से विस्थापन धारा एक टॉपिक है, तो वो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो अब इसमें पहला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो मैक्सवेल वैज्ञानिक थे ब्रिटिश देश के। 1865 में उन्होंने प्रयोग किए, प्रत्यावर्ती परिपथों में प्रयोग किए, और ये पाया कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाले वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति के साथ अपनी दिशा और मानों में परिवर्तन करती है, तो उस परिपथ से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है, और वो तरंगों के रूप में निकलती है। दिखाई नहीं देती है लेकिन प्रभाव होता है उस ऊर्जा का। तो वो जो तरंगें निकलती हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा गया। नाम में ही उसके लग रहा है कि विद्युत और चुंबक दोनों ही पोर्शन से बनी हुई। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के उसमें घटक रहते हैं, और ये तरंगें ऐसे चलती हैं कि वो घटक एक दूसरे के लंबवत बने रहते हैं। जब वो तरंगें आगे को बढ़ती हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के लंबवत बने रहते हैं, और तरंग जिस दिशा में चलती है उसके भी लंबवत बने रहते हैं। इन तरंगों की स्पीड सर्वाधिक है, इन तरंगों से ज्यादा स्पीड किसी भी तरंगों की नहीं होती है। ये तरंगें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। इन तरंगों के लिए माध्यम हो ना हो, माध्यम में चलती हैं, जल में चलती हैं, वायुमंडल में चलती हैं, निर्वात में चलती हैं। ये तरंगें निर्वात में भी चल जाती हैं, ये उन्होंने सिद्ध किया। तो उन्होंने इनका एक रूप बताया था, किस रूप में लगभग चलती हैं। वैज्ञानिक है मैक्सवेल, उन्होंने प्रदर्शन किया था। ये हमने अक्ष बना दी, ये जेड अक्ष हो गई। यदि ये वैद्युत क्षेत्र का घटक हो गया तो ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक हो गया। ये एक दूसरे के 90 है, यहां से 90। कुछ तरंग आगे की ओर जैसे ही बढ़ी तो ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ गया, ई और बी एक दूसरे के लंबवत बने रहेंगे, और ये तरंगें आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। ये तरंग संचरण की दिशा हो गई। इन तरंगों की चाल होती है जिसको प्रकाश की चाल के रूप में जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक घटक है। तो ये फिगर बना के क्लियर तरीके से आपको भेज देंगे। विद्युत चुंबक तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है कि इनके जो कंपन है तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। फिर पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, मतलब इनके गुणों के आधार पर छोटे छोटे भागों में इसको बांट दिया गया। इनमें से एक पोर्शन हम आप इंसान देख भी पाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के, आवृत्ति के, तरंगदैर्ध्य के आधार पर इसका वर्गीकरण करना, निश्चित समूह में उनको रखना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके निम्न भाग हैं। गामा किरणें हैं। गामा किरणों की जो किरणें होती हैं उनकी निश्चित आवृत्ति होती है, एक रेंज होती है, निश्चित तरंगदैर्ध्य होती है, निश्चित इनके गुण होते हैं।
इनका अध्ययन करेंगे आप ठीक से किताबों से। एक्स किरणें आप जानते हो, ये जो अपना दैनिक जीवन में बोलते हैं एक्सरेज कराना, जैसे कोई हड्डी हाथ पैर आदि में कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो हम एक्स किरणों की सहायता से ये ज्ञात करते हैं मेडिकल क्षेत्र में कि वो हड्डी में दरार कहाँ से पड़ी है, कहाँ से टूट गई है, फिर उसके बाद इलाज शुरू होता है। पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, ये जो पोर्शन है स्पेक्ट्रम का, तो ये इसकी निश्चित वेवलेंथ है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। इसको ही हम प्रकाश कहते हैं। इसको इंसान, जीव जंतु इसको देख पाते हैं, बाकी किरणें दिखाई नहीं देती हैं। कुछ विशेष जीव एक आध तरीके की तरंगों को देख लेते हैं। अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगों में या रेडियो विकिरण आदि में इसमें डिवाइड कर दिया। तो ये सारा पोर्शन है किताब में, ये छोटी छोटी हेडिंग पड़ी हुई हैं और उसमें तरंगदैर्ध्य रेंज, वेवलेंथ रेंज कितनी है, तरंगदैर्ध्य परिसर हेडिंग पड़ा हुआ है पहले, फिर आवृत्ति परिसर, फिर उत्पादन पड़ा हुआ है कि ये तरंगें इनके स्रोत क्या है, उत्पन्न कैसे होती हैं, फिर इनके गुण और उसके बाद उपयोग। तो तरंगदैर्ध्य परिसर, आवृत्ति परिसर और उसके बाद इनके उत्पादन और गुण और उपयोग, इन 5 पॉइंटों को डाल के ये सभी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जितने घटक हैं सबके बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए लिख लेंगे। ये भी आपको भेज देंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का रूप जो मैक्सवेल ने समझाया था सही से ये चित्र बनाकर। इस चैप्टर में बस इतना ही है, 1-2 फार्मूले हैं, 3-4 इसमें अंकित करने हैं, बाकी विस्थापन धारा वाला पोर्शन चैप्टर से हटा दिया गया है। इस चैप्टर के बाद में आपकी एक बुक या एक भाग जो फिजिक्स का है पूरा आधा पोर्शन को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लाइट, प्रकाश की शुरू होगी सेकेंड पोर्शन में, उसको पढ़ेंगे, वो है वेव है, आगे उसमें दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो किताबों के हिसाब से पेपर है, आपको ये जानकारी है कि अब दोनों ही किताबों में से एक पेपर 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरीके से 100 नंबर का आपका ये फिजिक्स का पूरा विषय हो जाएगा। तो ये यूनिट 5 में ये छोटा सा ही एक चैप्टर है, बिल्कुल लास्ट में आप फर्स्ट भाग में देखिएगा, उसका अध्ययन कर लेंगे। किताब की सहायता से इनके गुण आदि आप सब समझ लेंगे सभी तरीके के विकिरण के। उसके बाद में आपको इसके सवाल भेजने के बाद में आपको लाइव स्टार्ट करूंगा। थैंक यू।